हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडू फॉर्म। दिस इज मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। यूनिट 5 का डिस्कशन चल रहा है। पार्ट 3 हम बात करेंगे यूनिट 5 का, ब्लड ग्रुप एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, यदि हम बात करते हैं रेफरेंस की, तो रेफरेंस है हमारा एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय के शंभुलिंगम एंड प्रेमा शंभुलिंगम। वहीं पे बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर एन मुरुगेश। ये दो बुक से हमने रेफरेंस लिया है। हमारे जो सिलेबस अभी तक है, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन एंड वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द एनाटॉमी, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड सेल वाला पार्ट, तीसरा टिश्यू, चौथा जॉइंट डिसऑर्डर और स्केलेटन, ये सब कंप्लीट हो चुका है। पांचवा टॉपिक भी हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड एलिमेंट हो चुका है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लड ग्रुप एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की हम सभी ने सुना है कि ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, लेकिन यदि ब्लड ग्रुप की हम बात करें कि ब्लड ग्रुपिंग के तरीके कितने हैं, तो 30 से ज्यादा तरीके हैं ब्लड को ग्रुप्ड करने के। लेकिन दो सबसे ज्यादा मान्य है, सर्वमान्य जिसको हम बोल सकते हैं, वो है आपका एबीओ सिस्टम और दूसरा आरएच फैक्टर सिस्टम। आरएच फैक्टर क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो लैंडस्टर्नर लॉ के हिसाब से ब्लड ग्रुप को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उसमें ए ग्लूटिनोजन, इसी को हम बोलते हैं एंटीजन, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अब हमारे ब्लड में 2 तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। यही डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इसके प्रेजेंस एब्सेंस के हिसाब से हमने 4 ग्रुप बनाए हैं। इसी तरह यदि आप देखेंगे तो 2 ए ग्लूटिनिन्स भी पाए जाते हैं। 2 ए ग्लूटिनिन्स को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। 2 एंटीजन पाए जाते हैं ए और बी। ब्लड ग्रुप का डिसाइड किससे होगा, ए और बी से। कैपिटल ए और कैपिटल बी से हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। लेकिन जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब ए ग्लूटिनिन्स का ध्यान रखते हैं। इसी को हम बोलते हैं हमारी रफ लैंग्वेज में एंटीबॉडी। एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं जो एंटीजन प्रेजेंस है उसके ऊपर, किसी ग्रुप में ग्रुप ए ब्लड ग्रुप किसे कहा जाएगा, ऐसा ब्लड जिसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है और बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, जो बी ब्लड ग्रुप रहेगा उसमें एंटीजन कौन सा रहेगा, बी। ए एब्सेंट रहेगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो रहेगी वो रहेगी अल्फा एंटीबॉडी। उसी तरह एक कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें ए और बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन उसमें एंटीबॉडी की बात करें तो हम क्या रहेगी, अल्फा और बीटा एंटीबॉडी दोनों ही नहीं रहेगी। उसी तरह ग्रुप ओ, जो ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, यानी कि ना तो ए होता है ना बी होता है, लेकिन उसमें दोनों एंटीबॉडी होती है, अल्फा और बीटा। ग्रुप, अब याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, ग्रुप ए में ए एंटीजन बीटा अल्फा एंटीबॉडी, बी ग्रुप में बी एंटीजन और अल्फा एंटीबॉडी, ए बी में दोनों एंटीजन लेकिन एंटीबॉडी नहीं, ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं, दोनों एंटीबॉडी। तो ये 4 ग्रुप है। अब यदि हम बात करते हैं, जब ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड का, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब हम ब्लड देंगे तो सबसे पहले ध्यान किस बात का रखा जाता है, जो डोनर है, जिसका ब्लड ग्रुप जो डोनेट कर रहा है उसका क्या देखेंगे, एंटीजन ए या बी क्या प्रेजेंट है। वहीं जो रिसिपिएंट है उसमें क्या देखेंगे, एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, अल्फा या बीटा। ओ ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है उसमें ना तो ए ना बी एंटीजन पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। क्योंकि हम किस चीज को देख के ध्यान देते हैं, जो एंटीजन है डोनर का एंटीजन देखा जाता है, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी दे सकते हैं। उसी तरह ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें आप देखेंगे कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको हम कोई सा भी ब्लड ग्रुप
दे सकते हैं, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहता है। अब हम बात करते हैं RH फैक्टर की। अब RH फैक्टर क्या है? एक एंटीजन है जो आपकी ब्लड सेल्स में पाया जाता है। AB के अलावा भी एक फैक्टर है जो RH-D फैक्टर हम जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स में है। सबसे पहले इसको रेशस मंकी के ब्लड में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा है। बहुत सारे RH फैक्टर होते हैं, लेकिन D जो RH फैक्टर है वो मोर एंटीजेनिक होता है। इस कारण से दो तरह की क्लासिफाई किया है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। जिस व्यक्ति में D एंटीजन पाया जाता है उसको RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिस व्यक्ति में D एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी उसकी RBC में D एंटीजन नहीं पाया जाता, उसको क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। अब क्या होता है, यदि किसी RH पॉजिटिव का ब्लड आपने RH नेगेटिव व्यक्ति को दे दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगा पहली बार में, लेकिन हां अभी क्या होगा, अभी सेकंड ट्रांसफ्यूजन जब करोगे तो RH नेगेटिव जो पर्सन है उसने क्या करा, RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी अपनी बॉडी में बना ली है। अब जैसे ही आप ट्रांसफ्यूजन करोगे तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन हो जाएगा मतलब खून के थक्के जमना लग जाएंगे। इसलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तब RH फैक्टर भी देखा जाता है ब्लड ग्रुप के साथ, RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ये सीधा सीधा हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। आपको कहीं पे चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं, कट जाता है, तो ब्लड का वहां पर एक थक्का जम जाता है, थोड़ी देर में ब्लड बहना, खून बहना बंद हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, पूरी बॉडी का ब्लड बाहर हो जाएगा। तो ये भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि हमारे पास जो WBC होती है वो कमाल की चीज है, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का इसमें जबरदस्त रोल होता है। अब क्या होता है, आपको कट लग गया या इंजरी हो गई तो वहां से ब्लड फ्लो होने लगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो ब्लड वेसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी और वहां पर एक प्लग फॉर्मेशन होगा जिससे वो लीक जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, उस प्लग कर देगा उस लीक को और उससे क्या होगा कि आपका ब्लड लॉस बंद हो जाएगा। अब मैकेनिज्म की यदि बात करते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले जब आपका टिश्यू जो रप्चर हुआ वहां पर टिश्यू और प्लेटलेट्स रहते हैं, तो प्लेटलेट्स में से आपको क्या मिलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। जो प्लेटलेट्स होती है उसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में साथ मिलकर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले आपको इंजरी टिश्यू में या प्लेटलेट्स वहां पर एग्रीगेट हुए, प्लेटलेट्स रप्चर हुआ, प्लेटलेट रप्चर होने के कारण उसने क्या करा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और ये फाइब्रिन और ब्लड सेल्स मिलकर क्या करती है, क्लॉट बनाती है। यानी कि आपके पास जहां पर कट लगा है या आपको जहां इंजरी हुई है वहां पर क्लॉट करना है तो ब्लड तो अवेलेबल है, ब्लड आ रहा है वहां, और वहां पर कौन काम करता है क्लॉट करने का, फाइब्रिन क्लॉट करता है। लेकिन इस फाइब्रिन को एक्टिवेट कराने के लिए थ्रोम्बिन लगता है, जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्जन होता है, किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन में। लेकिन ये थ्रोम्बिन कहां से आता है, ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। कौन करता है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कब करते हैं, जब प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है। ये ब्लड क्लॉट की मैकेनिज्म है। उसी की तरह हम बात करते हैं तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारी, हम डीपली आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे पार्ट नहीं है, हमको इतना ही समझना है। यदि हम डीपली बात करें तो इंट्रेंसिक पाथवे, एक्सट्रेंसिक पाथवे, किस पाथवे से आपका क्लॉटिंग हो रहा है वो भी है, अलग अलग मेथड होती है। लेकिन जो एक बेसिक मेथड होती है वो, और फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फैक्टर फर्स्ट टू ऐसे आप देखेंगे तो ये 9 फैक्टर होते हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, क्विक्स लेबाइल फैक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फैक्टर नॉट एक्सेप्टेड फैक्टर 6, क्विक्स स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और क्रिसमस फैक्टर। ये इस तरह से 9 फैक्टर हैं। ये अलग अलग इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक जब क्लॉटिंग होती है तब काम आते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, अब फैक्टर 5 और 7 की यदि बात करते हैं तो ये क्या करते हैं,
कब जरूरी है ये? इनका जरूरी जब होता है जब कन्वर्जन ऑफ डैमेज टिश्यू इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो आपका डैमेज टिश्यू है वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन जब आपको जरूरत है तो वहां पर फैक्टर 5 और फैक्टर 7 आपकी हेल्प करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने में। फिर आपका फैक्टर 8 जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हमको बोलते हैं। जिस पेशेंट में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं होता यानी कि फैक्टर 8 नहीं होता, उसमें क्या होता है? हीमोफीलिया डिसीज होती है। ठीक है, उस व्यक्ति के ब्लड का क्लॉट नहीं जाता। फैक्टर 9 इज कॉल्ड एज क्रिसमस फैक्टर। इसको क्रिसमस फैक्टर क्यों बोलते हैं? एक अमेरिकन निग्रो जिसका नाम क्रिसमस था, उसकी बॉडी में सारे फैक्टर प्रेजेंट थे, लेकिन यही एक फैक्टर नहीं प्रेजेंट था, फैक्टर 9। इस कारण से उसका जो ब्लड था वो कभी क्लॉट ही नहीं होता था, इसीलिए इस फैक्टर का नाम रखा क्रिसमस फैक्टर। अब बात करते हैं हम क्लॉटिंग टाइम। ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जब आपका जो क्लॉटिंग है ह्यूमन ब्लड का वो सर्कुलेशन से रिमूव हो जाए। द एवरेज क्लॉटिंग टाइम क्या होगा? 5 से 15 मिनट। यदि हम देखते हैं कि क्लॉटिंग का जो एवरेज टाइम होता है वो होता है 5 to 15 मिनट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्लॉटिंग का चैप्टर खत्म हो गया, ब्लड क्लॉट और ब्लड ग्रुप। ठीक है, थैंक यू।